नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ लॉ, सॉल, डिप्लोमा इन पैरालीगल प्रैक्टिस, डिप, हिंदी, BLE 002 कानून का परिचय, खंड -1 सिविल, आपराधिक और साक्ष्य विधियों के सिद्धांत, इकाई 1 सिविल प्रक्रिया विधि 1.1 प्रस्तावना। यह इकाई आपको इस प्रक्रिया के संबंध में व्यापक विचारों से अवगत कराएगी जिनका सिविल मामलों में अनुसरण किया जाता है। इस इकाई में सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड CPC 1908 पर फोकस किया गया है, जिसमें इस प्रकार के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है। हम इसके विश्लेषण से आरंभ करते हुए ये स्पष्ट करेंगे कि सिविल प्रक्रिया, सिविल प्रोसीजर क्या है, और बाद में उन कुछ महत्वपूर्ण सोपानों का वर्णन करेंगे जिनका पालन किसी न्यायालय में सिविल मामले, सिविल केस दायर करने में उपयोग किए जाते हैं। 1.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप सिविल प्रक्रिया क्या है इसको स्पष्ट कर सकेंगे। भारत में सिविल न्यायालयों के ढांचों का वर्णन कर सकेंगे। इसके निष्कर्ष में मामले दायर या दाखिल करते समय इसमें शामिल सोपानों का वर्णन कर सकेंगे। एक डिक्री निष्पादन, डिग्री एग्जीक्यूशन का क्या अर्थ है और निष्पादन के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कर सकेंगे, और एक आदेश अथवा डिक्री के पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन के लिए उपलब्ध क्रियाविधि, मैकेनिज्म्स की पहचान कर सकेंगे। 1.3 सिविल प्रक्रिया क्या है। हम प्रक्रिया से क्या समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक खेल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आपके विद्यालय को भी प्रतिनिधित्व करना है। इस उत्सव में गुल्ली डंडा के खेल को भी सम्मिलित किया गया है। आप सोचते हैं कि आपको इस उत्सव में खेलने के लिए भेजा जाना चाहिए क्योंकि आप गुल्ली डंडे के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। परंतु आपके मित्र सोचते हैं कि एक लड़की को विद्यालय की ओर से इसमें भाग लेना चाहिए। आप दोनों ही निर्णय लेने के लिए खेल अध्यापक के पास जाते हैं। अब आप तीनों ही इस बात पर सहमत हैं कि खेल में भाग लेने के लिए सबसे अच्छे खिलाड़ी को भेजा जाना चाहिए। अब समस्या यह आती है कि आप किस प्रकार से निर्णय लें कि कौन सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी है। यदि अध्यापक सिक्के को उछालकर निर्णय लेता है तो यह निर्णय निष्पक्ष नहीं होगा। इसमें सबसे अच्छा समाधान ये होगा कि यदि अध्यापक ये कहें कि खेल खेला जाए जिसमें आप दोनों खेलें और विशेषज्ञ इसका आकलन करेंगे कि आप दोनों में से कौन सा खिलाड़ी श्रेष्ठ है जिसे खेल उत्सव में भाग लेने के लिए भेजा जा सके। अब प्रश्न है कि प्रक्रिया का किस प्रकार से निर्णय लिया जाए, रीति अथवा प्रक्रिया जिसके माध्यम से अध्यापक अपना निर्णय देने में समर्थ हो। ये प्रश्न उस प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है, किस आधार पर अध्यापक को निर्णय लेना चाहिए। इसका उत्तर हमारे उदाहरण में निहित है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। आपको प्रक्रियात्मक प्रश्न का सामना करना है जिसका आपने पालन किया था, तभी हमको निर्णय लेना चाहिए कि कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। प्रक्रिया संबंधी विधि और मुख्य विधि, प्रोसीजरल लॉज एंड सब्सटैंटिव लॉज। आपने हमारे उदाहरण में देखा कि प्रश्न के माध्यम से पूर्ववर्ती प्रक्रिया संबंधी प्रश्न को ही अपनाया गया था कि किस आधार पर निर्णय लिया जाए कि किसको विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लेना चाहिए। इसका उत्तर था सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भाग लेना चाहिए। एक बार जब यह निर्णय हो गया था, इसका अर्थ था कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ही विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार था। विद्यालय का यह उत्तरदायित्व या कर्तव्य था कि वह खेल उत्सव में भाग लेने के लिए अपने श्रेष्ठ खिलाड़ी को भेजे। इस प्रकार के ये नियम जो हमें अधिकार और उत्तरदायित्वों का सृजन करते हैं, जिन्हें हम मुख्य नियमों, सब्सटैंटिव रूल्स के नाम से जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड IPC 18601। हमने अपने उदाहरण में देखा है कि जब हम पहले से जानते थे कि विद्यालय का प्रतिनिधित्व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के द्वारा ही किया जाना चाहिए, तब हमने निश्चित किया था कि किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का चुनाव किया जाए। अध्यापक ने आप और आपके मित्रों के बीच चयन की एक प्रक्रिया प्रस्तुत की। इसका सही निदान प्रक्रिया संबंधी प्रश्न था। इसी प्रकार से विधि के क्षेत्र में कुछ विधियां हैं जिनमें कुछ प्रक्रियाएं स्थापित की हैं जिनका मुख्य विधियों के अंतर्गत मामलों के निर्णय लेने में पालन किया जाता है। इन्हें प्रक्रिया संबंधी विधियों के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC 1908, दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मुख्य और प्रक्रिया संबंधी दोनों विधियां निष्पक्ष और न्याय के मुद्दे की हमारे सामने रखते हैं। यदि आपके खेल अध्यापक यह निर्णय लें कि प्रधानाचार्य के बच्चों को ही खेल उत्सव में भाग लेना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि यह निष्पक्ष नहीं है और साथ में अन्यायपूर्ण भी है। यह मुख्य नियमों के विरुद्ध असंगत और अन्यायपूर्ण है। मान लो यदि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को भेज दिया जाता, किंतु उसका चयन सिक्के को उछाल कर किया गया था, तब ऐसी स्थिति में आप इसे गैर वाजिब और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया का नाम देंगे।
अतः हमको मुख्य विधियों की अत्यंत आवश्यकता है जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। प्रक्रिया संबंधी विधियों के माध्यम से विवादों को हल किया जाना चाहिए तथा इसके साथ ही मुख्य विधियां भी सही और निष्पक्ष होने चाहिए। सिविल और दंड प्रक्रिया, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स। आधुनिक विधिक पद्धति, लीगल सिस्टम्स में सिविल विधियों और दंड विधियों में अंतर है। प्रायः इनके बीच अंतर निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है। तारांकन दंड विधि अपराधों से संबद्ध होती है। प्रायः अपराधों को समाज के विरुद्ध हानि पहुंचाने वाले कार्यों के आधार पर अपराधों को परिभाषित किया जाता है और जिनकी घोषणा राज्य करता है। अतः अधिकांश सभी आपराधिक मामले, सभी नहीं, व्यक्तिगत होते हैं और वे सब राज्य के विरुद्ध होते हैं। सिविल विधियां नागरिकों की गलतियों से संबद्ध होती हैं जो कि प्रायः निजी व्यक्तियों से संबंधित होती हैं। ये सभी व्यक्तियों के निजी अधिकारों से संबंधित होती हैं। अतः सिविल मामलों में प्रायः व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा लड़ता है। इन दोनों में अंतर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक ये है कि यदि आप अपराध करते हैं तब आपको इसके परिणामस्वरूप दंड भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात आपको दंडित किया जाएगा, अर्थात आपको दंड दिया जाएगा। आपको जेल जाना पड़ेगा या फिर आपको इसके बदले में आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यदि आप सिविल गलतियां करते हैं और यह सिद्ध हो जाने पर आपको दूसरे पक्ष की हुई क्षति की पूर्ति करनी होगी, अथवा ये भी हो सकता है कि आपके कुछ कार्यों पर पाबंदी लगा दी जाए या आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, ये दंडात्मक रूप में नहीं होगी बल्कि पीड़ित पक्ष के हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक अच्छा कार्य होगा। इस इकाई में हम सिविल मामलों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित विधियों की चर्चा करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 विधान द्वारा सिविल मामलों से संबंधित प्रक्रिया को पारित किया गया है, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC 1908 में समाहित किया गया है। ये संहिता हमें बताती है कि किस प्रकार से हमें न्यायालय में वाद दायर करना है, सिविल मामलों में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा आप कैसे निश्चित करेंगे कि निर्णय आपके पक्ष में और इसका लाभ आपको मिले। ये सब हम इससे जानते हैं। कुछ अन्य विधियां भी हैं जिसे कुछ विशेष मामलों में प्रक्रिया को अपनाया जाना है, अर्थात व्यक्ति की विल या अपनी इच्छा से वसीयतनामा से संबंधित प्रक्रिया और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की विधियों का पालन किया जाता है। कुछ विवादों में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उनमें यह अधिनियम लागू होता है, अन्यथा ये कहा जाता है कि आप सिविल प्रक्रिया संहिता का ही पालन करेंगे। फिर भी सामान्यतः सिविल मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता ही लागू होगी जब तक किसी विशेष अधिनियम द्वारा इसके लिए विधि निर्धारित न की गई हो। हम सिविल प्रक्रिया संहिता के लिए संहिता द कोड का प्रयोग करेंगे। संहिता को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसके प्रथम भाग में इसकी धाराओं को दिया गया है जिसमें सामान्य नियमों को दर्शाया गया है और द्वितीय भाग में आदेशों और नियमों को शामिल किया गया है जो सिविल प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं या पक्षों के संबंध में प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रदर्शित करते हैं या समग्र प्रक्रिया को उपलब्ध कराते हैं। चित्र 1.1 प्रक्रिया और मुख्य विधियां। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1.4 भारत में सिविल न्यायालय। यदि आप किसी सिविल विवाद का सामना करते हैं तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि इस विवाद को निपटाने या समाधान के लिए कौन से न्यायालय में वाद दायर करना होगा। आप सामान्यतः सभी सिविल मामलों के लिए सिविल न्यायालय में ही जाएंगे जब तक कि उस वाद के लिए किसी विधान के अंतर्गत कोई और विशेष न्यायालय उपलब्ध न कराया गया हो। उदाहरण के लिए, यदि आपका विवाद उपभोक्ता संरक्षण विधियों के अंतर्गत आता है तब आपको इस तरह के वादों के लिए उपलब्ध कराए गए विशेष न्यायालयों में जाना होगा। ये भी संभव हो सकता है कि कुछ मामलों की सुनवाई न्यायालय नहीं करता हो। ऐसी स्थिति में स्वयं अन्य विवाद व्यवस्थापन रचनातंत्र डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स में भेज दें, जैसे कि मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, बीच बचाव करने वाला, मेडिटेशन, लोक अदालत या सुलह बोर्ड, कंसिलिएशन इत्यादि। सिविल प्रक्रिया की धारा 89 के अंतर्गत इस तरह की प्रक्रिया को उपलब्ध कराती है। सिविल न्यायालय वे होते हैं जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं। निम्नलिखित आरेख में दिए गए सिविल मामलों के संबंध में भारत में न्यायालयों का पदक्रम दिया गया है। जिन न्यायालयों को आरेख में नीचे दिखाया गया है वे उच्चतर के अधीनस्थ न्यायालय हैं। चित्र 1.2 सिविल न्यायालयों का अधिक्रम। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। क्रियाकलाप। आप अपने निवास के निकट वाले सिविल न्यायालय में जाएं। वहां पर विभिन्न न्यायालयों में देखें और पता करें कि उपर्युक्त वर्णित अधिक्रम न्यायालय किस प्रकार से अपना कार्य संपादन करते हैं। न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। प्रायः जब प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उनकी शक्तियों को कुछ मामलों तक सीमित रखा जाता है, अर्थात ऐसे प्राधिकारियों के अधिकार सीमित क्षेत्र में ही लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आपके विद्यालय से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने तक ही अधिकार सीमित हैं, न कि वे किसी अन्य विद्यालय से संबंधित मामलों में निर्णय लेने के अधिकार रखते हैं। इस कथन को निम्न प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है। आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य केवल अपने विद्यालय के ही मामलों में निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र रखते हैं।
अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन, का अर्थ है प्राधिकारी की शक्तियों की निश्चित सीमाएं। इसी प्रकार विभिन्न न्यायालय विभिन्न प्रकार के मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही निर्णय ले सकते हैं, अर्थात वे कुछ एक निर्धारित मामलों में ही अपने निर्णय देने के अधिकार रखते हैं, न कि किन्हीं अन्य मामलों में। न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र कानून के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, जिनके अनुसार ही न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र निश्चित किए गए हैं। ये कानून हमें बताते हैं कि मामला किस प्रकार का है और इसका निर्णय कौन से न्यायालय में होगा। इसका निश्चय करने के लिए आपको न्यायालय में जाना होगा और तभी यह बताया जाएगा कि आपका मामले किस प्रकार का है और कौन सा न्यायालय इसका निर्णय देने में सक्षम है। इन सब की जानकारी आपको न्यायालय में जाने के पश्चात ही प्राप्त होगी तथा वहीं पर अधिकार क्षेत्र की जानकारी मिल सकती है। अधिकारिता 3 प्रकार की होती है। तारांकन क्षेत्रीय अधिकारिता, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, जिस क्षेत्र पर न्यायालय निर्णय देने की शक्ति रखता है। उदाहरण के लिए, यदि दिल्ली स्थित न्यायालय है, उसे मुंबई के किसी मामले में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा जब तक किसी विशेष मामले में विधि उसकी अनुमति नहीं देती है। धन संबंधी अधिकारिता, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, मामले से संबंधित मौद्रिक या धन राशि के संबंध में न्यायालय की शक्तियां। उदाहरण के लिए, कानून न्यायालय की स्थापना के समय यह निश्चित करता है कि अमुक न्यायालय केवल वे ही मामलों पर निर्णय देने की अधिकारिता रखता है जिस मामले में 20 लाख रुपये तक का विवाद सम्मिलित हो। इस राशि से ऊपर के मामलों को अन्य न्यायालयों की अधिकारिता होगी। तारांकन विषय वस्तु की अधिकारिता, ज्यूरिसडिक्शन रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु से संबद्ध विशेष मामलों को सुनने या उन पर निर्णय देने के लिए अलग अलग प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की जाती है। उसी के आधार पर निर्णय देने की शक्ति सीमित होती है। उदाहरण के लिए, पारिवारिक न्यायालय केवल परिवारों से संबंधित विवादों का निपटान करते हैं। उपभोक्ता मंच केवल उपभोक्ता मामलों पर ही अपना निर्णय दे सकते हैं। आयकर अधिकरण केवल आयकर के विवादों को ही निपटा सकते हैं। मूल और अपीली अधिकारिता, ओरिजिनल एंड अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, उपर्युक्त बताए गए अधिकारिता के 3 प्रकारों के अतिरिक्त अधिकारिता को मूल और अपीली अधिकारिता के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। मूल अधिकारिता का अर्थ है कि न्यायालय केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करेंगे जो उनके समक्ष पहली बार आए हैं, अर्थात की प्रारंभिक स्थिति में लाए गए हैं। अपीलीय अधिकारिता का अर्थ है कि नीचे के न्यायालय में जिस मामले में पहले से ही निर्णय दिया जा चुका है, उसके लिए ऊपर के न्यायालय में चुनौती देते हैं। कुछ न्यायालय केवल मूल अधिकारिता प्राप्त होते हैं और कुछ न्यायालय अपीलीय अधिकारिता के मामलों की सुनवाई करते हैं। कुछ ऐसे भी न्यायालय होते हैं जो दोनों प्रकार के मामलों पर निर्णय देने की शक्ति रखते हैं। ये सब कानून के प्रावधानों पर निर्भर करता है जिनके आधार पर न्यायालयों की स्थापना की जाती है। उदाहरण के लिए, अधिकतर उच्च न्यायालय केवल अपीलीय अधिकारिता वाले होते हैं, परंतु इनमें से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई उच्च न्यायालय मूल और अपीलीय अधिकारिता की शक्ति रखते हैं, क्योंकि कानून में इनकी स्थापना पर ऐसे प्रावधान निश्चित किए हैं जिनके कारण दोनों शक्तियों की अधिकारिता रखते हैं। क्रियाकलाप, जहां आप निवास करते हैं, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय का पता लगाइए। इसके साथ ही संबंधित धन संबंधी अधिकारिता के न्यायालय का भी पता कीजिए। यदि न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित कोई प्रश्न उठाया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय स्वयं ही निर्णय लेता है कि अमुक मामले के निर्णय लेने में उसकी अधिकारिता है अथवा नहीं। आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप अपने मामले के संबंध में किसी न्यायालय में जाते हैं तो आपको स्वयं ही निश्चित होना चाहिए कि आपके मामले की सुनवाई उसी न्यायालय द्वारा की जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मामले की सुनवाई करने के लिए एक से अधिक न्यायालय सक्षम हो सकते हैं। इस तरह के मामलों में आपको इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि आप निश्चित रूप से निचले न्यायालय में ही अपने मामले को दायर करें, न कि ऊपर के न्यायालय में फाइल करने का प्रयास करें। यह नियम संहिता की धारा 15 में उद्धृत किया गया है। 1.5 वाद मुकदमा कहां पर दाखिल किया जा सकता है? सिविल मामले का वाद आप न्यायालय में दाखिल करें। जो व्यक्ति वाद दायर करता है उसे वादी प्लेंटिफ कहते हैं। जिस व्यक्ति के विरुद्ध मामला दायर करता है उसे प्रतिवादी डिफेंडेंट कहा जाता है। अचल संपत्ति, व्यक्तियों या चल संपत्ति के विरुद्ध की गई गलती। अन्य सभी वाद, संपत्ति कहां पर स्थित है, गलती किस स्थान पर की गई थी, प्रतिवादी का निवास स्थान कहां स्थित है, जहां पर प्रतिवादी का निवास स्थान है। अचल संपत्ति जैसे भूमि से संबंधित सभी वादों के लिए सामान्य नियम ये हैं कि वाद को उसी न्यायालय में दायर किया जाए जिसकी अधिकारिता संपत्ति से संबंधित हो। ऐसे वादों में जहां पर व्यक्तियों से गलती हुई है अथवा सचल संपत्ति, कार, धन या वस्तुएं सम्मिलित हों, इस प्रकार के वादों में मामला वहीं पर दायर किए जाए जहां पर गलत घटना घटी हो, या फिर उस स्थान पर मामला दायर किया जाए जहां पर प्रतिवादी का आवास या निवास हो। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मामले उसी स्थान पर स्थित न्यायालय में वाद दायर किया जाए जहां पर प्रतिवादी का निवास स्थान हो, वही अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। अचल संपत्ति, संपत्ति कहां पर स्थित है, व्यक्तियों या चल संपत्ति के विरुद्ध की गई गलती, गलती किस स्थान पर की गई थी, प्रतिवादी का निवास स्थान कहां स्थित है। अन्य सभी वाद जहां पर प्रतिवादी का निवास स्थान है,
1.6 न्यायालय फीस और परिसीमा। जब आप न्यायालय में वाद दाखिल करें उस समय दो पहलुओं को विशेष रूप से ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम, विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर ही अपना वाद दायर करें। द्वितीय, आपके वाद के लिए आवश्यक कोर्ट फीस का भुगतान किया गया है। परिसीमा अधिनियम 1963। परिसीमा अधिनियम द लिमिटेशन एक्ट 1963 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वाद को न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए। वाद दाखिल करने के लिए समय सीमा का निर्धारण करने के तर्क अन्य के साथ निम्नलिखित कारणों पर आधारित होते हैं। आपके अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए तत्परतापूर्वक प्रयास करना चाहिए। यदि आप निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आपका अधिकार व्यर्थ हो जाता है या ये कह सकते हैं कि वह नष्ट हो जाता है। व्यक्ति के अधिकार और दायित्व अनिश्चितता की स्थिति में बने नहीं रहते हैं। अधिकार स्वयं ही अर्थहीन हो जाते हैं यदि व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग ठोस स्थिति में नहीं करता है। यदि मामलों को लंबे समय के बाद दायर किया जाता है तो दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं, जो उनके दावों को सिद्ध करने में सहायक हो सकते हैं। परिसीमा अधिनियम परिसीमा की अवधि का निर्धारण करता है। यह वो समय सीमा होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मामलों को दायर किया जाता है तथा उस प्रक्रिया को भी निर्धारित करता है जिसके तहत इस प्रकार के समय की गणना की जाती है। इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत वाद दायर करने की सीमा में विलंब होने की स्थिति में वाद दायर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। न्यायालय फीस अधिनियम 1870। जब आप न्यायालय में मामला दायर करते हैं, उन दस्तावेजों से संबद्ध फीस वसूल की जाती है जिन्हें आप न्यायालय में प्रयोग करते हैं। न्यायालय फीस अधिनियम द कोर्ट फीस एक्ट 1870 में निर्धारित फीस का भुगतान किया जाएगा। अधिनियम में केवल फीस लेने का प्रावधान ही नहीं है, अपितु किस प्रकार के मामले में कितनी फीस और साथ में वह विधि भी बताई गई है जिसके द्वारा फीस की गणना की जानी है। विभिन्न दस्तावेजों के लिए फीस निर्धारित की गई है जिन्हें आप विशिष्ट न्यायालयों में दाखिल करेंगे। फीस स्टैंप्स के रूप में लगाई जाएगी, जिसे प्राधिकृत काउंटरों से खरीदे जाएंगे। न्याय व्यवस्था के लिए न्यायालय फीस राजस्व संग्रह करने का स्रोत है तथा ये तुच्छ मुकदमा भी रोक सकता है। 1.7 वादों को संस्थित करना। अभी तक हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। प्रक्रिया संबंधी विधियों की मूल संकल्पना, न्यायालयों का अधिक्रम हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, वो स्थान जहां पर वाद दाखिल करना है, तथा समय अवधि तथा फीस से संबंधित औपचारिकताएं। इस भाग में हम निम्नलिखित पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वाद संस्थित इंस्टीट्यूटेड होता है, सुनवाई होती है, निर्णय दिया जाता है और निष्पादित होता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप निम्नलिखित शब्दावली की जानकारी प्राप्त करें। ग्रेटर देन वाद हेतुक कॉज ऑफ एक्शन, इसका शाब्दिक अर्थ है आप कारण बताइए कि आप वाद दायर क्यों करना चाहते हैं। इसमें वे आवश्यक तथ्य शामिल किए जाते हैं जिनके माध्यम से वादी अपने वाद को जीत सकता है। यह वाद की आधार सामग्री होती है जिसे वाद दाखिल करने से पूर्व वाद विवरण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होता है। वाद पत्र या विवरण प्लेंट, यह वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष दाखिल करने वाले दावे का विवरण होता है। इसमें वे आधार सामग्री प्रस्तुत की जाती है जिसके बदल पर वादी न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकता है अथवा वाद जीत सकता है। लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट, यह वादी को प्रतिवादी द्वारा दिया जाने वाला उत्तर होता है। इसमें वाद पक्ष में दिए गए कथनों या दावों का प्राधिकार किया जा सकता है जिनके आधार पर प्रतिवादी अपने मामले को जीत सकता है, तथा इसमें किए गए दावों का कानूनी प्रतिरोध भी प्रस्तुत किया जाता है। ग्रेटर देन अभिवचन प्लीडिंग्स, वाद पत्र तथा लिखित कथन दोनों को ही अभिवचन कहा जाता है। इन दोनों में ही न्यायालय की अनुमति से अतिरिक्त कथनों तथ्यों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। न्यायालय के समक्ष वाद पत्र दाखिल करने के पश्चात वाद संस्थित हो जाता है। इसे आवश्यक रूप से वादी द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए या फिर उसके स्त्री पुरुष प्राधिकृत प्रतिनिधित्व के माध्यम से वाद दाखिल किया जाना होता है। एक वाद में निम्नलिखित आवश्यक विशेषताओं को निश्चित किया गया है तथा इनका वाद पत्र में सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है। वाद के पक्ष पार्टीज ऑफ द सूट, यानी वादी और प्रतिवादी। वाद हेतु कॉज ऑफ एक्शन, वाद की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, वादी द्वारा मांगी गई रियायतें। न्यायालय अनेक आधारों पर वाद पत्र को निरस्त रिजेक्ट कर सकता है, जैसे कि यदि वाद पत्र में वाद हेतुकों को स्पष्ट नहीं किया गया है या वे स्पष्ट नहीं हैं, यदि वाद समय सीमा अवधि की परिसीमा के अंतर्गत दायर नहीं किया है, यदि मांगी गई सहायता राशि का मूल्यांकन ठीक नहीं किया गया है और न्यायालय द्वारा की गई समय सीमा में उसे ठीक नहीं किया गया है। संहिता के आदेश 7 वादों को दायरे करने, स्वीकार करने, निरस्त करने के बारे में प्रक्रिया निर्धारित करता है। यदि वाद पत्र समुचित रूप से प्रस्तुत किया गया है और इसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, तब न्यायालय आदेश पारित करेगा कि प्रतिवादी न्यायालय में वाद पत्र का उत्तर देने के लिए उपस्थित हो। इस प्रक्रिया को समन जारी इशू ऑफ समन्स करने के नाम से जाना जाता है।
समन को नोटिस भी कहा जा सकता है, जिसे प्रतिवादी को दिया जाता है कि उसके या उनके विरुद्ध वाद दाखिल किया गया है, इसलिए वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और अपना प्रति उत्तर न्यायालय के समक्ष विधिवत प्रस्तुत करें। संहिता के आदेश में समन पहुंचाने या देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। न्यायालय में दावा संस्थित हो जाने के 30 दिन के अंदर समन प्रतिवादियों के पास पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है। 1.8 लिखित कथन। लिखित कथन दाखिल करना। वाद संस्थित हो जाने के पश्चात प्रतिवादी को वाद पत्र के उत्तर में लिखित कथन प्रस्तुत करना होता है। लिखित कथन के संबंध में विशेष प्रक्रिया के प्रावधान संहिता के आदेश 8 में दिए गए हैं। लिखित कथन समन प्राप्ति के दिन से 30 दिन के अंतर पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। बहरहाल, न्यायालय के पास शक्ति है कि वो उस अवधि में विस्तार कर सकता है जो अधिक से अधिक 90 दिन तक की हो सकती है, यदि प्रतिवादी उपयुक्त कारणों को प्रस्तुत करने में सफल रहता है। एक लिखित कथन के आवश्यक तत्व। यदि आप न्यायालय के समक्ष लिखित कथन प्रस्तुत करते हैं या दाखिल करते हैं, तब आपको पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहिए कि आपने वाद पत्र में दी गई विषय वस्तुओं का विशेष रूप से सटीक उत्तर दिया है। एक विशेष लिखित कथन की विषय वस्तु का उत्तर अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है। इसे अनुच्छेदबद्ध उत्तर, पैरावाइज रिप्लाई के नाम से जानते हैं, जहां पर आपने वाद पत्र का उत्तर अनुच्छेदों के अनुसार दिया है। इसके उत्तर के अतिरिक्त आप मुजराई दाया, सेट ऑफ या उल्टा दावा, काउंटर क्लेम भी कर सकते हैं। यदि आप प्रतिवादी के रूप में दावा कर रहे हैं, आप विधि के अनुसार वादी से विशेष धन की वसूली करने के लिए भी दावा कर सकते हैं। आप वादी द्वारा दावा किए गए धनराशि में से भी अपने दावे की रकम को समायोजित करने के लिए भी कह सकते हैं। इसे मुजराई दावा या उल्टा दावा नाम से भी जाना जाता है। जब आप प्रतिदाव या उल्टा दावा करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि इस प्रकार से आप वादी के विरुद्ध वाद हेतु के दावे का हक भी रखते हैं। इस तरह से आप वादी के विरुद्ध कुछ राहत देने का दावा भी कर सकते हैं। इस तरह के दावों को आप लिखित कथन में भी सम्मिलित कर सकते हैं। आपका प्रति दावा वादी के दावे से बिल्कुल अलग, स्वतंत्र तथा विशिष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिवादी को इस तरह के दावे अपने नए वाद में प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए कि इस तरह के दावों को प्रतिवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि प्रति दावा लिखित कथन से पहले दाखिल करना चाहिए अथवा समय अवधि की परिसीमा से पूर्व इस तरह के प्रतिवाद दाखिल किए जाने चाहिए। मुजराई दावा या उल्टा दावा का प्रावधान रखने का ये कारण है कि उन्हीं पक्षों के बीच दावों के मुद्दों को उसी मामले के अंतर्गत निपटा दिया जाए। इससे मुकदमों की बहुसंख्या को रोकने में सहायता मिलती है। वाद का उत्तर, प्रति दावे और मुजराई दावे या उल्टा दावे के अतिरिक्त आप लिखित कथन के किसी भी दस्तावेज में उन तथ्यों को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें आप समझते हैं कि मुझे इससे मामले में सहायता मिल सकती है। ये प्रावधान इसलिए दिया गया है ताकि प्रतिवादी द्वारा वादी का उत्तर देते समय किसी भी दावे को रख सकता है जिसे वह समुचित और उपयोगी समझता है। बोध प्रश्न 6। एक प्रति दावे का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? 1.9 आप अपने वाद को किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? निरीक्षण, प्रकटीकरण, दस्तावेज और साक्ष्य। प्रकटीकरण और निरीक्षण। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। मामले का प्रतिवाद करने के लिए आपको विरोधकर्ता के मामले के स्वरूप की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने के लिए आपको वास्तविक तथ्यों, किसी भी प्रकार की अन्य सूचना और सामग्री की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है जिन्हें आप उनकी सरलता से प्रासंगिकता सिद्ध कर सकें। इसके लिए अभिवचन पर्याप्त नहीं हो सकता है। अतः इस मामले के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए आप सुसंगत सूचना और दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप ऐसे सभी दस्तावेजों को देखने का अधिकार रखते हैं जो दूसरे पक्षकार के कब्जे में हैं। यदि आप इन्हें देखने की मांग करते हैं, तो दूसरा पक्षकार इन्हें दिखाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आप दूसरे पक्ष को साक्ष्यों के बारे में बताने के लिए बाध्य करते हैं जिसे दूसरे पक्षकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप केवल इस प्रकार के दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के दस्तावेज दूसरे पक्षकार के मामले के स्वरूप का पता लगा सकेगा और ऐसे दस्तावेज भी दिखाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं जिनसे वे अपने वाद को सिद्ध कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। प्रकटीकरण 2 प्रकार के हो सकते हैं। 1. दस्तावेजों का प्रकटीकरण, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप अपने मामले के लिए प्रासंगिक सभी दस्तावेजों को प्रकट करने के लिए कह सकते हैं जो दूसरे पक्ष के कब्जे में हैं। इसे न्यायालय को बताने पर वे आदेश पास करके दस्तावेजों को प्रकट कर सकते हैं। यदि दूसरा पक्ष आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है। फिर भी कुछ ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं जिनका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि वो गोपनीय सूचना जिसे केवल अपने अधिवक्ता को ही बताई है। राज्य और अन्य जैसे सरकारी पत्राचार से संबंधित कार्य और ऐसे उत्पादन जो लोकहित में हानिकारक हो सकते हैं से संबंधित गोपनीय सार्वजनिक शासकीय रिकॉर्ड को गुप्त रखा जा सकता है। दस्तावेज जो दूसरे पक्षकार के मामलों के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य हैं। 2. परिप्रश्नों द्वारा प्रकटीकरण, डिस्कवरी बाय इंटरोगेटरीज।
इसका अर्थ है आप विरोधी पक्षकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। इन्हें परिप्रश्न इंटरोगेटरीज के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क, विरोधकर्ता के मामले का स्वरूप जान सकते हैं, तथा ख, अपने मामले के पक्ष में प्रयोग करके अथवा उनका मामला कमजोर करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि परिप्रश्न करने का अधिकार बहुत ही उदारता से मिल जाता है, कुछ एक प्रकार के परिप्रश्न पूछना मना है। उदाहरण के लिए, यदि वे दूसरे पक्षकार के साक्ष्यों को जानने का प्रयास करना जनहित के लिए हानिकारक हैं, षड्यंत्र या अप्रासंगिक हैं, विधि संबंधी प्रश्नों के बारे में हैं। निरीक्षण इंस्पेक्शन संहिता के आदेश IX नियम 15-19 में दस्तावेजों के निरीक्षण का प्रावधान है। प्रत्येक पक्षकार को दस्तावेजों के मूल प्रतियों को देखने का अधिकार है, जिन्हें अभिवचनों या शपथ पत्रों में सूचीबद्ध किया गया है। इन सभी को निरीक्षण करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज के निरीक्षण का अधिकार नहीं है, परंतु आप मामले से संबंधित ऐसे प्रासंगिक दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं जिनका आप निरीक्षण करना चाहते हैं। साक्षी विटनेसेस प्रकटीकरण और निरीक्षण के अतिरिक्त संहिता साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए भी अनुमति प्रदान करती है। वाद में दोनों पक्षकारों को साक्षी प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय को एक सूची देनी पड़ती है ताकि उन्हें समन जारी करके न्यायालय में हाजिर होने के लिए कहा जा सके। ये संहिता में भी अनुमति दी गई है। ये 15 दिन से अधिक की अवधि नहीं हो सकती, जिसकी गणना उस दिन से की जाती है जब न्यायालय मुद्दों को स्थापित कर देता है जिनका निर्णय शीघ्र किया जाएगा। साक्षियों से संबंधित प्रावधान संहिता के आदेश 16-17 और धारा 30-32 में उद्धृत किए गए हैं। साक्षियों को समन जारी करते समय उसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि उन्हें किस कारण से साक्षी देने के लिए हाजिर किया जा रहा है तथा समन में हाजिर होने की तारीख, समय और स्थान भी बताया जाएगा। यदि साक्षी को किसी दस्तावेज देने के लिए बुलाया जाना है जो उसके कब्जे में है, उसे भी समन में स्पष्ट करना होगा तथा दस्तावेज का पूरा विवरण देना होगा। यदि साक्षी को समन प्राप्त हो गया है और वह बिना समुचित कारण बताए न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए जा सकते हैं। यदि साक्षी समन प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय में हाजिर नहीं होता है किंतु संबंधित साक्षी इसके बाद उपस्थित हो जाता है और पहली बार उपस्थित न होने के ठोस कारण न्यायालय को बताता है और न्यायालय के संतुष्ट होने की स्थिति में उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। 1.10 मामले की सुनवाई। पिछले भाग में हम अपने मामले को उचित सिद्ध करने के लिए साक्षियों को न्यायालय में साक्षी देने और अन्य सूचना प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस भाग में हम मामले की सुनवाई में सम्मिलित विभिन्न सोपानों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें मामले के आरंभ होने से लेकर सुनवाई के अंतिम चरण निर्णय तक के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रथम सुनवाई, द फर्स्ट हियरिंग। संहिता ये परिभाषित नहीं करती है कि मामले की प्रथम सुनवाई क्या या कैसी होती है, किंतु यह अपने प्रावधानों में ऐसी सुनवाई का उल्लेख करती है। उच्चतम न्यायालय ने अर्जुन खियामल मखिजानी बनाम जामदास तुलियानी में निर्णय दिया कि प्रथम सुनवाई वह होती है जहां न्यायालय पहली बार अभिवचनों को व्यापक रूप से अध्ययन करता है और अपने विचारों को लागू करता है। संहिता का प्रावधान है कि प्रथम सुनवाई में न्यायालय दो पक्षों के बीच जो आरोप उन्हें निर्धारित करने की दिशा में तय करना होता है जिसके अंतर्गत निर्णय करने की मांग होती है या निर्णय किया जाना होता है। आरोपों की विरचना करना, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। संहिता तथ्य या विधि की तात्विक प्रतिपादना के रूप में आरोप को परिभाषित करता है जिसे एक पक्ष उसको सकारात्मक रूप में लेता है और दूसरा पक्ष इससे इनकार या स्वीकार नहीं करता है। आरोपों की विरचना करना वाद में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होता है तथा दोनों पक्ष उन आरोपों पर अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं तथा अपने पक्ष को तुष्ट करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तथा इनके आधार पर ही न्यायालय अपना निर्णय देता है। न्यायालय अभिवचनों, परिप्रश्नों और दस्तावेज जो उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं उनको पढ़ने के पश्चात आरोपों को तय करता है। यद्यपि न्यायालय प्रथम सुनवाई में ही आरोपों को तय कर लेता है, फिर भी उसके पास आरोपों में संशोधन करने, नए आरोप जोड़ने और डिक्री पारित करने के पहले अप्रासंगिक आरोपों को निरस्त करने की शक्ति होती है। प्रथम सुनवाई में वाद का निपटान, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। न्यायालय निम्नलिखित किन्हीं कारणों से प्रथम सुनवाई के दौरान ही कुछ मामलों का निपटारा कर सकता है। 1. ऐसा लगे कि दोनों पक्षों के मध्य कोई ऐसा मुद्दा या आरोप सिद्ध नहीं होता है जिस पर निर्णय देने की आवश्यकता हो। 2. यदि एक से अधिक प्रतिवादी हों, उन प्रतिवादियों में से किसी प्रतिवादी पर कोई आरोप न हो, ऐसी स्थिति में न्यायालय उस प्रतिवादी के पक्ष में अपने निर्णय की घोषणा कर सकता है। 3. यदि न्यायालय का यह मत हो कि साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं और बहस या तर्क जो पहले दिए गए हैं वे मामले के निर्णय के लिए समुचित हैं। 4. यदि न्यायालय ने सभी पक्षों को पहले ही समन जारी कर दिए थे तथा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मामले का निर्णय प्रथम सुनवाई में ही कर दिया जाएगा, कोई एक पक्ष मामले पर निर्भर साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास निर्णय देने की घोषणा का विकल्प मौजूद रहता है।
यदि दोनों पक्ष अनुपस्थित रहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है? इस प्रकार की घटनाएं अनेक बार होती हैं जब न्यायालय सुनवाई की तिथि निश्चित कर देता है और वाद से संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में यदि सुनवाई के लिए निश्चित तारीख पर कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास ये शक्ति होती है कि वो मामले को खारिज कर दे। ऐसे मामलों में जहां वादी उपस्थित होता है किंतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है, तब न्यायालय प्रतिवादी को पुनः न्यायालय में उपस्थित होने का अवसर प्रदान कर सकता है यदि ये सिद्ध कर दिया जाए कि उसे समन प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसे मामलों में समन फिर से जारी किया जाएगा। ये सिद्ध कर दिया जाए या हो जाए कि समन विलंब से प्राप्त हुआ था। यदि प्रतिवादी के लिए उपस्थिति न होने के लिए कोई समुचित कारण नहीं है, तब न्यायालय प्रतिवादी की अनुपस्थिति में ही वाद पर कार्रवाई करना आरंभ कर देगा। इस तरह की कार्रवाई को एक पक्षीय कार्रवाई एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के नाम से जाना जाता है। यदि वादी उपस्थित होने में असफल रहता है किंतु प्रतिवादी उपस्थित होता है, ऐसी स्थिति में वाद को खारिज कर दिया जाएगा जब तक प्रतिवादी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है अथवा दावे के कुछ अंश को स्वीकार कर लेता है। यदि दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं होते अथवा उनमें से एक पक्ष अनुपस्थित रहता है, इस प्रकार की सभी घटनाओं के संबंध में संहिता के आदेश 9 में प्रावधान दिए गए हैं। स्थगन अजर्नमेंट्स। सुनवाई के दौरान ये हो सकता है कि एक पक्ष उनके अधिवक्ता सुनवाई की निश्चित तारीख को उपस्थित होने में असमर्थ रहें। ये भी हो सकता है कि कुछ कारणों से कोई एक पक्ष और अधिक समय सुनवाई के लिए मांग करें। ऐसे मामलों में संहिता में प्रावधान है कि सुनवाई की आगामी तारीख तक मामले को स्थगित रखें। विभिन्न तारीख निश्चित करने के इस कार्य को स्थगन का नाम दिया गया है। संहिता के आदेश 17 स्थगन प्रावधान उपलब्ध कराता है। दुर्भाग्यवश विधि व्यवसायी और वादी प्रतिवादी पक्ष स्थगन की प्रक्रिया को मामले को लंबा खींचे जाने के एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रवृत्ति को गंभीर रूप से सभी की ओर से व्यापक आलोचना की जाती है। इसकी आलोचनाओं को सही ठहराने के बावजूद संहिता स्थगन करने के आदेश को जारी करने के लिए कड़ी शर्तों का प्रयोग करता है। 14 वाद की सुनवाई करना। आरोपों को तय करने के पश्चात न्यायालय दोनों पक्षों के वादों की सुनवाई करता है तथा उनके गवाहों और साक्षियों के बयानों की परीक्षा करता है। प्रायः यह वादी ही होता है जिसे अपने मामले के बारे में विवरण देने या बताने को आरंभ करने का अधिकार होता है और अपने मामले के पक्ष को पुष्ट करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बहरहाल, यदि प्रतिवादी वादी द्वारा लगाए तथ्यों की स्वीकारोक्ति करता है किंतु उसके दावे को स्वीकार नहीं करता है, तब प्रतिवादी अपने दावे को सिद्ध करने के लिए और वादी को अनुचित मांग करने पर उसके दावे को नकारने का प्रयास करता है। इस तरह की घटना के कारण जो कार्य वादी को करना होता है वह सारा कुछ प्रतिवादी को करना पड़ता है। मामला आरंभ होने के पश्चात न्यायालय दोनों पक्षों के गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण करता है तथा दोनों के विशिष्ट और सामान्य मामले के पक्षों को मौखिक रूप से बहस को सुनता है। इसमें न्यायालय सुनवाई के समय दोनों पक्ष अपने तर्कों को सार रूप में लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। मामले की सुनवाई की प्रक्रिया का प्रावधान संहिता के आदेश में की गई है। 1.11 निर्णय और डिक्री। मामले की सुनवाई पूरी करने के पश्चात न्यायालय अपना निर्णय घोषित करने के 14 संहिता के आदेश 17 नियम 1 में ये शर्तें निर्धारित की गई हैं। लिए समय ले सकता है अथवा तुरंत ही अपने निर्णय की घोषणा कर सकता है। यदि न्यायालय निर्णय की घोषणा करने की प्रक्रिया को सुरक्षित रखता है और बाद में निर्णय की घोषणा करने के लिए कहता है, ऐसी स्थिति के लिए संहिता में प्रावधान है कि मामले की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने पर 30 दिन के अंदर न्यायालय को निर्णय की घोषणा करनी होगी। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों और कारणों के चलते ऐसा करना यानी घोषणा करना संभव न हो तो न्यायालय को मामले की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने की तारीख से 60 दिन के अंदर अपने निर्णय लेने की घोषणा कर देनी चाहिए। संहिता की धारा 2G निर्णय को डिक्री या आदेश के कारणों के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए विवरण के रूप में परिभाषित करती है। इसका अर्थ यह है कि कारणों का विवरण या कथनों को उद्धृत करते हुए निर्णय दिया जाना चाहिए जिसमें न्यायाधीश अंतिम निष्कर्ष के साथ मामले में सम्मिलित मुद्दों या आरोपों के तथ्यों की तह तक पहुंचकर दिया गया निर्णय होता है। कारणों के अतिरिक्त प्रत्येक आरोप पूर्व न्यायाधीश का निष्कर्ष और उसके द्वारा किसी भी पक्ष को दी गई राहत की स्वीकृति का निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना नितांत आवश्यक होता है। संहिता के आदेश XX में निर्णय और डिक्री से संबंधित सभी प्रावधान मौजूद हैं। डिक्री द्वारा निर्णय का अनुसरण किया जाएगा। डिक्री न्यायालय की औपचारिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है, न्याय निर्णीत करना, जो मामले पर आधारित होती है जो पक्षों के अधिकारों पर निष्कर्ष रूप में निर्धारित होती है। 15 डिक्री निम्न प्रकार की हो सकती है। प्रारंभिक डिक्री, प्रीलिमिनरी डिक्री। ये प्रारंभिक डिक्री होती है जहां पर मामले की आगे की कार्रवाई बाकी होती है जो अंतिम निष्कर्ष के रूप में वाद के तथ्यों तक पहुंचना होता है। अंतिम डिक्री, फाइनल डिक्री। डिक्री अंतिम तब होती है जब वाद का अंतिम निपटान कर दिया जाता है। चित्र 14 वाद किस प्रकार आरंभ किया जाता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1.12 निष्पादन करना।
एक निर्णय अपने पक्ष में हो गया है, लेकिन ये तब तक अर्थहीन है जब तक ये लागू नहीं हो जाता है। निर्णय और डिक्री के माध्यम से न्यायालय ये बताएगा कि आपका क्या अधिकार है और इस तरह के अधिकारों का कारण भी स्पष्ट करेगा। परंतु आप इस अधिकार या हक को किस प्रकार से वास्तविकता में बदलेंगे? न्यायालय के निर्णय को वास्तविक और प्रभावी बनाने के लिए संहिता में डिक्री का निष्पादन एग्जीक्यूशन का प्रावधान सम्मिलित किया है। यद्यपि संहिता में निष्पादन शब्द को परिभाषित नहीं किया है, इसका सामान्य अर्थ न्यायालय के निर्णय को लागू करना या उसको प्रभावी बनाना है। इसका अभिगमन कैसे करना है, हम देखेंगे कि आप निष्पादन के लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं जिसके द्वारा न्यायालय आपकी डिक्रियों को निष्पादित कर सकता है, तथा इस प्रकार के निष्पादन कैसे पूरे या लागू किए जाते हैं। संहिता के अनुभाग 36-74 और आदेश 21 में निष्पादन पर विचार किया गया है। आदेश 21 संहिता का सबसे अधिक लंबा आदेश है। इसमें निष्पादन की प्रक्रिया विस्तार से की गई है। निष्पादन के लिए आवेदन करना। डिक्री धारक निष्पादन की प्रक्रिया उस समय आरंभ होती है जब डिक्री धारक निष्पादन के लिए आवेदन करता है। निष्पादन के लिए किए जाने वाले आवेदन अधिकतर न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री की तारीख से 12 वर्ष तक की अवधि में दी जा सकती है। आवेदन करने के पश्चात न्यायालय उसको स्वीकार कर सकता है, रद्द कर सकता है अथवा आवेदन को संशोधन के लिए आदेश दे सकता है। यदि निष्पादन के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय संहिता के आदेश 21 के नियम R24 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन कार्रवाई के लिए आदेश देगा। यदि न्यायालय ने एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में संयुक्त रूप से डिक्री पारित की है, तब उनमें से कोई एक व्यक्ति भी डिक्री निष्पादन के लिए आवेदन कर सकता है। 18 निष्पादन के प्रकार। संहिता विभिन्न प्रकारों का प्रावधान करता है जिनके माध्यम से डिक्री निष्पादित की जाएगी। ये प्रकार संहिता की धारा 51 में विशेष रूप से विनिर्दिष्ट किए गए हैं। वे हैं: तारांकन संपत्ति का परिधान करना, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, न्यायालय विशिष्ट संपत्ति को जब्त करके कुर्क कर सकता है और डिक्री धारक को परिधान अथवा उसे दे सकता है। तारांकन संपत्ति का विक्रय, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, न्यायालय प्रथम कुर्की के द्वारा संपत्ति के विक्रय के आदेश दे सकता है अथवा बिना किसी कार्रवाई के भी ऐसा कर सकता है। एक बार कुर्की हो जाने के बाद यह अर्थ होता है कि व्यक्ति उसके विरुद्ध है जिसके पक्ष में डिक्री दी गई है। इसके लिए एक नोटिस दिया जाएगा कि संपत्ति को खरीदा नहीं जा सकता है। सर्वसाधारण को भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संपत्ति खरीदी नहीं जा सकती है अथवा किसी प्रकार का लेन देन भी नहीं किया जा सकता है। तारांकन गिरफ्तारी और अवरोधन करना, अरेस्ट एंड डिटेंशन, डिक्री धारक न्यायालय से निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार करने और अवरोधन करने के लिए कह सकता है। वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, न्यायालय इस प्रकार के आदेश देगी यदि यह विश्वास करने के कारण मौजूद हो कि निर्णीत ऋणी ने निष्पादन की कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया गया था, फरार होने की संभावना है, वाद दाखिल होने के पश्चात बेईमानी से वाद की विषय वस्तु को हस्तांतरित कर दिया गया है, वो डिक्री की धनराशि के भुगतान करने की स्थिति में है किंतु इसके लिए इनकार करता है अथवा ऐसा करने की उपेक्षा की है। राशि के भुगतान करना वैश्वासिक ड्यूटी के अधीन था। रिसीवर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यह एक विशेष प्रकार का निष्पादन की आपवादिक रीति है जिसे आप अधिकार के रूप में मांगने का दावा नहीं कर सकते हैं। इसमें न्यायालय आपवादिक परिस्थितियों में निष्पादन को प्रभावी बनाने के लिए रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है। 1.13 अपीलें। यदि न्यायालय आपके विरुद्ध डिक्री पारित कर देता है और आप महसूस करते हैं कि यह विधि द्वारा न्यायानुमत नहीं है, तब आपके लिए संहिता में प्रावधान उपलब्ध किए गए हैं जो आपके न्याय बिंदु को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की क्रियाविधि को अपनाना होगा। इससे पिछला निर्णय बदला जा सकता है अथवा निरस्त किया जा सकता है। अपीलें एक क्रियाविधि है जिसका उद्देश्य इसका समापन करना होता है। अपीलें करने का अधिकार विधि के प्रावधानों में उपलब्ध कराया गया है तथा ये सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है या फिर लागू नहीं होता है। संहिता के विभिन्न प्रावधान इस प्रकार की अपीलों का अधिकार प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ पर चर्चा नीचे की जा रही है। प्रथम अपीलें, फर्स्ट अपील्स, एक डिक्री के संबंध में अपीलों के लिए संहिता की धारा 96 प्रावधान उपलब्ध कराती है। इस प्रकार की अपीलें आपको विधि संबंधी मुद्दे या प्रश्न और तथ्यों को अपीलीय न्यायालय में उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। आप उस डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते हैं जिसे दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर पारित किया गया है। हाँ, आप एक पक्षीय पारित की गई डिक्री के संबंध में अपील कर सकते हैं। अपील वाद की कार्रवाई की सांतव्य के अंतर्गत विचार के लिए मानी गई है। अतः न्यायालय विधि के प्रश्नों की सुनवाई के अतिरिक्त तथ्यों और साक्ष्यों का पुनः परीक्षण करेगा। द्वितीय अपीलें, सेकंड अपील्स। यदि आप प्रथम अपील में न्यायालय के निर्णय से व्यथित हैं, तब आपको फिर से अपील करने का अधिकार संहिता उपलब्ध है। इस प्रकार की अपीलें अपीलीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध होती हैं, जिन्हें द्वितीय अपीलें कहा जाता है। संहिता की धारा 100 के अनुसार आप उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील कर सकते हैं। तथ्यों से संबंधित प्रश्नों को आप नहीं उठा सकते हैं।
तथ्य संबंधी प्रश्न जो निचले न्यायालयों में तय हो चुके हैं उन्हें आप द्वितीय अपील में नहीं उठा सकते हैं अथवा उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल, यदि नीचे के न्यायालय तथ्य आधारित अपने मत निश्चित कर चुके हैं, जिसमें कानून गलत समझ स्थापित हो गई है अथवा स्वीकार्य साक्ष्य अथवा गलत पक्ष पर सबूत का भार पड़ा है, तब उच्च न्यायालय तथ्यों पर प्राप्त निष्कर्षों से संबंधित मामले पर हस्तक्षेप कर सकता है। संहिता उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रावधान करता है। 20.114 निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण। हम ये देख चुके हैं कि अपील करने का अधिकार केवल विधि के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जो इन प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, अतः इस प्रकार के मामलों के लिए अपील करने का अधिकार नहीं होता है। फिर भी संहिता उच्च न्यायालयों द्वारा इस प्रकार के मामलों को अन्य विधि तंत्र से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार से निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण जैसे 3 विधि तंत्र उपलब्ध हैं जिनका अपीलों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। निर्देश, संहिता की धारा 113 संदर्भ या निर्देश करने की शक्ति प्रदान करती है। यदि कोई न्यायालय यह महसूस करता है कि विशिष्ट मामले में उच्च न्यायालय के मत या विचारों को प्राप्त करने की आवश्यकता है, तब ऐसे मामले के संदर्भ या निर्देश के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। निर्देश ऐसे मामलों में भी प्राप्त किया जा सकता है जहां पर एक विशेष स्तर पर जिसमें शंका है कि अभिपुष्टि के लिए भेजा जा सकता है। जब निचले न्यायालय को निर्देश के लिए संदर्भित किया जाता है, उस समय न्यायालय को तथ्यों का विवरण देना तथा जिस संबंध में मत प्राप्त करना है उन प्रश्नों के सार बनाए तथा उन मुद्दों पर आपका अपना क्या मत है उसे भी समुचित रूप से स्पष्ट करें। पुनर्विलोकन, संहिता के आदेश XLVII और धारा 114 के अनुसार निर्णय के पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि न्यायालय की डिक्री या आदेश स्वयं ही पुनरीक्षण किया जा सकता है। व्यतीत पक्ष पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जा सकता है यदि उस पक्ष ने डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की है अथवा यदि उसने डिक्री या आदेश के विरुद्ध विधि के अनुसार अपील नहीं की है। पुनर्विलोकन उन मामलों में पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं जिन्हें संदर्भ के रूप में न्यायालय में लाया गया था। पुनर्विलोकन के लिए कारण व्यापक रूप से मौजूद हैं। आप पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि कुछ नए साक्ष्य प्रकाश में आए हों, डिक्री या आदेश में बहुत ही स्पष्ट गलती सामने आई हो, कोई अन्य समुचित कारण जिसमें किसी पदबंध और तथ्य या विधि की स्पष्ट गलती सहित उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता हो। पुनरीक्षण संहिता की अनुभाग 115 में पुनरीक्षण की शक्ति व्यापक रूप से उच्च न्यायालय को दी गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि उच्च न्यायालय किसी पक्ष के अनुरोध पर अथवा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर निचले न्यायालय द्वारा दिए गए मामले के निर्णय के रिकॉर्ड को अपने पास मंगवा सकता है ताकि निर्णय को सुधारा जा सके या उसमें संशोधन किया जा सके। पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग निचले न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर कर सकते हैं। ग्रेटर दैन यदि न्यायालय विधि द्वारा नहीं दी गई अधिकारिता का प्रयोग करता है। यदि विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग करने में असफल रहना। ग्रेटर दैन यदि अपनी अधिकारिता का प्रयोग अविदितः या अनियमित सामग्री के साथ करता है। 1.15 सिविल प्रक्रिया में कुछ मुद्दे। इस इकाई में हमने सिविल प्रक्रिया में कुछ मूल संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं पर विचार करने का प्रयास किया है। हम सिविल प्रक्रिया के इन और अन्य क्षेत्रों का अध्ययन करने के दौरान हमें ये ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रकार की प्रक्रिया विधि के अनुसार न्याय शासन तंत्र को शासित करने के उद्देश्य के लिए मौजूदा प्रक्रिया को अपनाना होता है। यह एक सामान्य गलत धारणा है कि न्याय की आवश्यकता तब पूरी होती है जब सच्चाई का पता लगता है और कार्रवाई उसी के पश्चात पूरी की जाती है। हमको ये याद रखना चाहिए कि न्याय मिलने के लिए केवल सच ही सम्मिलित नहीं है बल्कि समुचित समय के अंदर सच का पता लग सके और एक व्यक्ति के पास उपलब्ध साधनों या स्रोतों के माध्यम से उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकें। सच जो अनेक वर्षों के बीत जाने के पश्चात प्रकट होता है अथवा व्यापक साधनों का प्रयोग करने के बाद भी हो सकता है न्याय की आवश्यकताओं की संतुष्टि न की जा सके। इस प्रकार के मामलों में क्या सही है और क्या सच है के प्रकटीकरण से जो अपने पक्ष में न्याय प्राप्त की आशा रखते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि इससे किसी प्रकार का कोई अंतर अथवा प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः सिविल प्रक्रिया विधि निम्नलिखित 3 कारकों से जुड़ी होनी चाहिए: समुचित समय अवधि में और समुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए, और इसके अंदर ही क्या सही है इसका पता लगाना अत्यंत ही आवश्यक है। प्रायः ये देखा जाता है कि अधिवक्ता विधि प्रावधानों का दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि स्थगन करना, मामलों की सुनवाई में अनावश्यक विलंब करना। इसके बावजूद विधि में समुचित सुरक्षा मौजूद है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को इस पर विचार करना चाहिए। विधि प्रावधानों का दुरुपयोग न होने पाए और सिविल विवादों को शीघ्र संभावित दक्षता के साथ सुलझा देना चाहिए। न्यायालयों में लंबित पड़े असंख्य मामलों का कारण पक्षों और उनके अधिवक्ताओं द्वारा प्रावधानों के दुरुपयोग के कारण समय पर न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए न्यायालयों द्वारा लगातार मामला प्रबंधन करने की मांग की जा रही है।
इससे न्यायाधीशों के द्वारा मामलों पर अत्यधिक नियंत्रण हो सकेगा और अनुसूची तैयार की जाएगी जिसके अनुसार निश्चित समयावधि के अंदर प्रत्येक मामले की सुनवाई निर्णय करने में सहायता मिलेगी। संहिता में पहले से ही सुनवाई की विभिन्न अवस्थाओं के लिए ऐसी समयावधि दी गई है और इस कड़ाई से लागू करना आवश्यक है। 1.16 सारांश। इस इकाई में हमने सिविल प्रक्रिया के अर्थ की चर्चा की है। ये स्पष्ट किया है कि यह किस प्रकार से दंड प्रक्रिया से भिन्न है और प्रक्रिया संबंधी और मुख्य विधियों के बीच क्या भिन्नता है। हमने सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंध में अध्ययन किया जिसमें सिविल प्रक्रिया के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण विधियों की जानकारी प्राप्त की गई है। इसके पश्चात हमने भारत में सिविल न्यायालयों और उनकी अधिकारिता के पदानुक्रम की समीक्षा की। हमने सही न्यायालयों में जाने के लिए ध्यान में रखने जाने वाले सिद्धांतों की भी चर्चा की है। इसके पश्चात हमने इस कार्रवाई की चर्चा की कि किस प्रकार से वाद संस्थित होता है। परिसीमा अधिनियम 1963 की भूमिका और न्यायालय फीस अधिनियम को भी उल्लेख किया गया है। हमने वाद की अत्यंत आवश्यकताओं, स्वरूप और अभिवचनों की विषय वस्तु तथा उस प्रक्रिया पर विचार किया जिसे आपने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए अनुसरण करना है। हमने उन तरीकों की भी चर्चा की है जिसमें न्यायालय से सिविल मामलों की सुनवाई करता है। इसके पश्चात हमने निर्णय और डिक्री के स्वरूप की चर्चा की जिसमें मामले का निष्कर्ष निकलता है। इसके पश्चात हमने डिक्री के निष्पादन के अर्थ और उन प्रकारों की चर्चा की और जिसमें उसे निष्पादित किया जाता है। अंत में हमने विभिन्न क्रियाविधियों की चर्चा की जिसमें न्यायालय उस आदेश या डिक्री का पुनरीक्षण कर सकता है जिसे पारित किया गया है। इसमें अपीलों, पुनर्विलोकन, समीक्षा, निर्देश तथा पुनरीक्षण पर चर्चा शामिल की गई है। अंत में हमने सिविल प्रक्रिया, न्याय और मामलों को समय पर निपटाने से संबंधित कुछ सामान्य मुद्दों की चर्चा की है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।